नमस्कार। कड़ाके की ठंड और भीषण गर्मी के लिए मशहूर चूरू इन दिनों विधि और न्याय के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए चर्चा में है। यहाँ के युवा बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, एपीपी, विधि अधिकारी आदि पदों पर चयनित हो रहे हैं और विधि के क्षेत्र में चूरू का लोहा मनवा रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से युवा और जो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और चूरू में इस तरह की क्या संभावनाएं हैं कि यहाँ के युवा इतनी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र जी सैनी। महेंद्र जी सैनी हमारे यहाँ के युवाओं को तैयारी भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं, तो बच्चों के मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले महेंद्र जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूँगा कि चूरू में ऐसी क्या चीज़ है जिससे जो है इस तरह इस क्षेत्र में जो अलग सा क्षेत्र है, यहाँ के युवा शिक्षण व्यवसाय में या सैनिक में, पुलिस में जाते रहे हैं, लेकिन सीधा जो है विधि के क्षेत्र में बड़ी भर्तियों में यहाँ के युवा आने लगे हैं। यह प्रवृत्ति जो है कब से शुरू हुई, इसे आप कब से देखते हैं और इसमें किस तरीके से युवा सेलेक्ट हो रहे हैं, कृपया बताएं। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको दो लाइनें बताऊंगा कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, ये कानून का सर्वमान्य नियम है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, दूसरी तरफ विधि का ज्ञान अधिकांश लोगों को नहीं है जी। और विधि हमसे अपेक्षा करती है कि विधि का ज्ञान सबको हो, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस सब्जेक्ट को बेसिक स्कूल्स में, कॉलेज लेवल तक भी हमारे यहाँ कानून नाम का कोई विषय नहीं चलाया जाता जी। तो एक मेरी इच्छा भी रहती है कि सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक विषय चाहे आप बेसिक लो कोई सही, कानून में आप जोड़ो आप, ताकि बच्चों के राइट्स, महिलाओं के राइट्स उनको पता चले, ताकि अदालतों में जो छोटे छोटे मामले आ रहे हैं इन मामलों का निस्तारण हो सके जी। सर, क्षेत्र की बात जहाँ तक की जाए, हमको स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई नहीं बताने वाला होता कि विधि कोई क्षेत्र होता है जिसमें कोई एडवोकेट होता है, कोई जज होता है, क्योंकि ये सामान्यतः घरों में नहीं पाए जाते काफ़ी लंबे समय तक। चूरू की अगर हम बात करें, चूरू जिले में सर 1991 में प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव हुए थे जी। तो उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है चूरू में, आप सब लोग जानते हैं इनको। तो 91 में उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपना चार्ज ग्रहण किया, बच्चों को पढ़ाने लग गए। पढ़ाते पढ़ाते सर वो अध्यात्म का ज्ञान तो उनको था अलग से, विधि के क्षेत्र में उनसे बच्चों ने इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा कि चूरू में धीरे धीरे मजिस्ट्रेट्स निकलने लग गए जी। हालांकि संख्या कम रही शुरू में, लेकिन जैसे जैसे निकले तो वैसे वैसे दूसरों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने जी। प्रेरणा स्रोत बने, एक के बाद एक शायद कोई भर्ती ऐसी नहीं निकली जिसमें कोई बच्चा यहाँ से आरजीएस नहीं निकला जी। वैकेंसी पहले वो टाइम से आती थी सर, 3 साल 4 साल, बहुत लंबा समय निकलता था। लोग इस वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा आना नहीं चाहते थे जी। ये 2016-17 तक सर वैकेंसी आरपीसी से होती रही थी। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट इस वैकेंसी को अपने हाथ में ले लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेगुलर इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया और अमूमन साल या 2 साल में वैकेंसी आ जाती है। आने के बाद क्या बच्चे एग्जाम देने लग गए, रिजल्ट्स आने लग गए, रिजल्ट्स आने से दूसरे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिली थी। ये भी एक क्षेत्र है जिसमें सफलता का प्रतिशत औरों से ज़्यादा है जी। आप संख्या के हिसाब से देखेंगे सर, किसी भी कंपटीशन में देखो आप, लाखों की संख्या बैठती है बच्चों की जी, और उतने अनुपात में बच्चे पास नहीं हो पाते क्योंकि सीटें लिमिटेड है। इसमें कभी भी लाख की संख्या गई नहीं है आज तक जी। 20,000 30,000 बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन कम है? बिल्कुल सर, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें कंपटीशन कम है, सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा आपका जी। वैकेंसी कम जरूर होती है लेकिन आपका 1-2 वैकेंसी के बाद किसी न किसी वैकेंसी में निकल जाता है। विधि और न्याय के क्षेत्र में किस किस तरह की वैकेंसीज निकलती है, किस किस तरह की संभावनाएं हैं? बच्चे कहाँ कहाँ अपना करियर देख सकते हैं? हर व्यक्ति वकील नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति जज भी नहीं बनना चाहता, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं और इनमें क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के ये जॉब हैं? इसको मैं अपनी स्वयं की कहानी से जोड़ता हूँ थोड़ी सा। जब मैं ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में था सर, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कोई वैकेंसी लॉ में आती है, कोई कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है जी। बस इतना सा था कि मेरे दादाजी कोर्ट में टाइपिस्ट थे, वो झुंझुनू कोर्ट के ओल्डेस्ट टाइपिस्ट थे जी। चाचा जी भी मेरे कोर्ट में रहते थे, तो मुझे थोड़ा सा घर पे कोर्ट का काम आता रहता था। मैं उनका कागजों को देखता तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता था, लेकिन मुझे ये कभी नहीं सोचा कि मैं कोई जज बनूँ या कोई एपीपी बनूँ या विधि अधिकारी में जाऊँ। फिर बीएड का एग्ज़ाम दिया, बीएड में मेरा उस साल नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया चूरू लॉ कॉलेज में। यहाँ जब हमने ज्वाइन किया तो फिर यहाँ सर सबसे पहले मुलाकात मेरी गुरुदेव से हुई जी, महावीर सिंह जी यादव जी से। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा पहली बार में जी।
मेरे ड्रेस कोड के लिए डांटा, सही बताऊं तो उसमें एक फैशन चलता था कि आप कपड़े पहनते थे रंग बिरंगे कपड़े, तो मैंने भी एक ऐसे कार्गो पैंट का ट्रेंड चला था जी। तो मैं पहन के आ गया। बहुत सारी जगह होती है जी सर, तो मैं वही पैंट पहन के आया, मेरे को इतना डांट पड़ी उनसे कि ये कोई ड्रेस कोड नहीं है पहनने का, आप लॉ के फील्ड में आए हो, आपको थोड़ा अनुशासित होना चाहिए जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सर कि मेरी जान ने पहचान इनसे और ये मेरे को डांट लगा रहे जी। हैं। और कब अनुशासन नाम शब्द भी हमने पहली बार सुना कि कॉलेज में कहाँ अनुशासन रह पाता है। थोड़ा सा अजीब सा लगा, थोड़ा सा जानने का आश्चर्य भी मेरे अंदर हुआ कि हैं कौन ये। फिर मैं 2-3 बार आगे गया, फिर डांटना उनका स्वभाव था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो डांट धीरे धीरे आशीर्वाद में कन्वर्ट हो रही है। धीरे धीरे उन्होंने पास बैठाना शुरू किया, ध्यान अध्ययन अध्यापन चीज़ें डीप में जाके हर चीज़ को धीरे धीरे करके सर उन्होंने हमें बताने लगे। फिर मुझे जानकारी हुई कि इस फील्ड में तो बड़े स्कोप हैं। एक तरफ राजस्थान जुडिशियल सर्विस में वैकेंसीज आ रही हैं, प्लस एक प्रोसिक्यूशन सर्विस के सिलेक्शंस लगातार निकले। उसी साल हमारे 2007 में सिलेक्शन हुआ था। फिर सर JLO की वैकेंसी 2008 में आई, उसमें जो सीमा ढाका मैडम आजकल लेडीज है उन्होंने राजस्थान टॉप किया जी। तो उन सबको देख के सर बड़ी प्रेरणा जगी कि हाँ इसमें आराम से हो सकता है, और कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि हम पढ़ रहे थे, लगातार हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और हम आराम से कर पा रहे थे। और ये इतना सहज हो रहा था कि हमें लग ही नहीं रहा हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के बलबूते पे सर राम कृपा भी रही, ईश्वर के आशीर्वाद बिना सिलेक्शन नहीं हो पाता, और सिलेक्शन मेरा हो गया लास्ट में। मैं पहले बैंक में सिलेक्ट हुआ जी। सेम ईयर मेरा JLO का एग्जाम भी था सर, RJS भी हुआ था, बैंक में भी हुआ था। तो मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया तो मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया। 2 साल बाद मेरा JLO में भी सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ से रिजाइन करके यहाँ राजस्थान की स्टेट सर्विस में ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सिलेक्शंस निकले इसमें मेरी प्रेरणा बनी सर, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे हमारे जो सीनियर्स बड़े भाई बहन हैं वो सर लगातार कॉलेज में आते थे जी। तो हम जनरली सर RJS लोगों से नहीं मिल पाते हैं, IAS लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और वो आपके साथ बैठ के आपके साथ हंस रहे हैं, बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, बड़े भाई की तरह हमको बताते। तो वो जो एक अपनापन था उसने से खींच लिया हम सबको। और आपको ये आश्चर्य होगा कि उसमें बैच में हम जितने लोग बैठते थे वो सर सारे RJS बन गए जी। तो वो सब एक माहौल बना, उस माहौल को फिर धीरे धीरे सर हवा लगी, और एक बड़े स्तर पे आप शुरू में देख पा रहे हैं कि लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं। अभी इन दिनों कौन सी वैकेंसी खासतौर से चल रही है, आने वाले समय में कौन सी वैकेंसीज आने वाली है? लॉ की फील्ड में अगर वैकेंसियों की बात करें सर तो कई वैकेंसियां हैं, लोगों की कुछ जानकारियों में कुछ नहीं भी है। जैसे अभी IBPS की वैकेंसी आई है। IBPS बैंक में लॉ मैनेजर की पोस्ट होती है, तो बेसिकली तो मैनेजर ही होता है, लेकिन ये फील्ड मैनेजर नहीं होता सर, ये लॉ का मैनेजर होता है। तो ये स्केल 1 की पोस्ट है, आप इसमें बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक में जितने भी लीगल इश्यूज हैं उसमें आप लीगल ओपिनियन देना आपको काम होता है। अच्छी सैलरी है, अच्छे पैकेजेस हैं, खूब सुविधाएं भी हैं। प्लस RJS की वैकेंसी अभी 2 साल बाद आई है, 218 पोस्टों के लिए भर्ती की जा रही है। प्री एग्जाम हो चुका है, मेंस होने वाला है, बच्चे उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। दिसंबर जनवरी में प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए APO का एग्जाम होने वाला है। ये भी अब सिलेबस चेंज हो गया है सर, पहले इसमें काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी जोड़े हुए थे, अभी इसमें संशोधन किया गया है। अभी RJS का ही 80% सिलेबस रख दिया गया है, तो दोनों तैयारियां कॉमन हैं। अगर कोई बच्चा RJS की तैयारी में जा रहा है तो उसको प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ वो अपना मेंटेन कर सकता है। एग्जाम को भी 2 टुकड़ों में कर दिया, प्री और मेंस, प्लस इंटरव्यू हटा दिया गया। ये बड़ी अच्छी मैं कदम मानूंगा FPSC का कि इंटरव्यू हटा दिया गया सर, क्योंकि पहले ये एग्जाम सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड थी। आप अगर प्री के टॉपर भी हैं, मेंस के आप टॉपर हैं, फिर भी अगर आपको इंटरव्यू फेल कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं था जी। अब इसके नंबर जुड़ेंगे आपके, मेंस एग्जाम में जो आपका स्कोर होगा वो आपका सिलेक्शन का स्कोर बनेगा। तो कर्म पर ही पूरा डिपेंड हो गया। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे पद इसमें रहते हैं। आप मजिस्ट्रेट बनते हैं, आप विधि अधिकारी बनते हैं, आप APO बनते हैं। तो इन सब की परीक्षा की तैयारी का तरीका क्या एक ही रहता है या अलग अलग इनका सिलेबस और अलग अलग इनकी तैयारी का तरीका रहता है? सर इसकी तैयारी को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको कि मगर अगर मुझे चूरू से जयपुर जाना है जी, तो मैं उस बस में बैठूंगा। इसी बस के रास्ते में सर सीकर भी आएगा, रींगस भी आएगा, चोमू भी आएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सर JLO, APP या कोई और एग्जाम है। जयपुर मेरे लिए RJS है, इस बीच के सारे स्टेशन मेरे लिए छोटे छोटे एग्जाम्स हैं। आप RJS को अगर लक्ष्य लेके चलते हैं, RJS का जो सिविल पोर्शन है, सिविल का पेपर अगर आप क्लियर करते हैं तो आप JLO का एग्जाम क्लियर करते हैं। अगर आप क्रिमिनल का क्लियर करते हैं तो आप APP का क्लियर करते हैं, और आप दोनों साथ क्लियर करते हैं और RJS का क्लियर करते हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर भी आपको क्या लगता है, पहले सीकर, चोमू, रिंगस ऐसे करते हुए जयपुर जाना चाहिए या जयपुर का टारगेट रख के अपने को चलना चाहिए? सर जयपुर का टारगेट लेके चलना चाहिए, मेरा ये जी। मानना है। आपको वैसे अचंभा होगा, लेकिन लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर तैयारी किसकी करें, अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, अभी क्लर्कल वैकेंसी आई हुई है, तो मैं कहता हूँ पटवारी की आई हुई है ग्राम से, जी। तो मैं कहता हूँ आरजेएस तो मैं करवा सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाता ये आरएस, आरजेएस या कांस्टेबल क्लर्क, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम्स लगते हैं मेरे को। आरजेएस का एग्जाम मुझे बहुत आसान लगता है। ये आपने जिन पदों की चर्चा की है, बहुत छोटी छोटी सी नौकरियां हैं जजेस के मुकाबले या विधि अधिकारी के मुकाबले या एपीपी के मुकाबले, तो ये विधि क्षेत्र में ये अवसर आपको मिलता है कि सीधा आपको ऑफिसर रैंक की नौकरी मिलती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि युवा की नज़र से, कि एक युवा को सीधा सीधा कैसा किस तरीके से अवसर मिलता है? सर बच्चा एलएलबी करता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसको 3 साल और देंगे जी। हालांकि 12th के बाद भी आपके पास स्कोप है, आजकल 5 ईयर लॉ का सिस्टम चल गया है सर, तो उसमें आपको 1 साल का बचत हो जाती है जी। लेकिन अगर आप 3 ईयर लॉ के बाद आ रहे हैं तो 3 ईयर लॉ प्लस 3 साल ग्रेजुएशन के, तो 6 साल हो गए आपके। उसके बाद आपको तैयारी, तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि सबसे पहले तो आप एलएलबी के साथ तैयारी शुरू करिए, सिस्टमेटिक धीरे धीरे करके आप करते रहे। वो 3 साल की तैयारी के बाद आपको 1 साल मिल जाता है आराम से रिवीजन लगाने का। जी। रिवीजन आप कर लेते हैं तो आप आराम से सर अपने किसी भी पोस्ट को निकाल सकते हैं। लॉ की फील्ड में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सारी ही पोस्ट ऑफिसर ग्रेड की जी। कोई भी पोस्ट सर सबऑर्डिनेट सर्विस में जेएलओ को रखा गया है, लेकिन इसका जो ऑफिसर नेम है वो जेएलओ ऑफिसर ही बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो आपको अगर आपको उतनी ही मेहनत है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है, सबसे पहले तो डिग्री जरूरी है सर, डिग्री है या आप डिग्री करना चाहते हैं तो आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ सर किसी भी कंपटीशन के लिए आपको 1 से 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे क्लर्क का दीजिए, आप ग्राम सेवक दीजिए, पटवारी दीजिए, कांस्टेबल दीजिए, 1-1.5 साल की मेहनत के बिना नहीं हो पाता है। और यही 1.5 साल की मेहनत अगर आप लॉ में देते हैं तो आप एक बहुत अच्छे पद पे जाके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं सर, तो आप जो लॉ की फील्ड में जो बड़े पोस्ट हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे आराम से। तो इसमें अब आरजेएस है सर, कई बार बच्चा नहीं हो पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, निराश हो जाता है, दूसरे में भी नहीं होता है, अनलकी हो जाता है, 4 साल निकल जाते हैं उसके। जी। मैं फिर भी कहूँगा कि अगर वो वहाँ से स्विच करके किसी भी सबऑर्डिनेट सर्विस को ज्वाइन करता है, अगर वो 5 साल बाद भी आरजेएस को ज्वाइन करता है तो उससे बहुत आगे रहेगा। इनिशियल ज्वाइन करेगा तो भी उससे आगे पहुँचेगा। तो अगर किसी के पास लॉ की डिग्री है तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आए, अपनी तैयारी को बस समझे एक बार कि वो किस लेवल पे पहुँच गए और क्या उसको सुधार करना है, तो वो निकल जाता है आराम से। कोरोना के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत बुरा समय था, लेकिन उसने बहुत सारी नई चीज़ें भी दी और इसी में हमको जो है बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म भी दिए। ऑनलाइन शिक्षण का जो काम है पहले भी था कहीं ना कहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, क्या समझते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है और किस तरीके से इस फ़र्क को कम किया जा सकता है, किस तरीके से ज़्यादा बेहतर ढंग से युवा इसका लाभ उठा सकते हैं, किन लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बेहतर है और किन लोगों के लिए ऑफलाइन अच्छा है? दोनों में सर बहुत अंतर है, बहुत समानताएं हैं जी। ऑफलाइन उन बच्चों के लिए है जो ध्यान नहीं रख पाते या रख पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ उनके लिए मैं ठीक समझता हूँ जो स्वयं में जागृत है जी, जिनकी अंतर चेतना में जागृति है, वो ऑनलाइन से सक्सेसफुल बच्चा हो जाता है, क्योंकि उसको अपने समय का ज्ञान है, उसको अपने समय का महत्व पता है, अपने परिवार की स्थिति, उसको नौकरी की कितनी ज़रूरत है। अगर वो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ रहा है तो कोई अंतर नहीं है सर दोनों में, आप ऑनलाइन सीखिए, आप ऑफलाइन सीखिए। लेकिन ऑफलाइन में सर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बच्चा किस लेवल पे चल रहा है। ऑनलाइन में हमें ये नहीं पता होता कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है जी। अभी मोबाइल चालू है लेकिन वो क्लास में देख रहा है या नहीं देख रहा, जी। इन चीज़ों की हमें जानकारी नहीं हो पाती है। ऑफलाइन में बच्चा आपको एक साइड पे, अगर साइड वो इधर देखता है तो आपको पता चलता है बच्चे का ध्यान नहीं है जी। इन चीज़ों को हम ठीक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बेनिफिशियरी ऑफलाइन रहता ज़रूर है, लेकिन अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया ऑफलाइन क्लास में तो आप किसी भी संस्था के ऑनलाइन मोड से जुड़ के अपने सिलेबस को कैरी ऑन कर सकते हैं। जी। विधि सत्संग संस्था से बहुत सारे वरिष्ठ जजेज और वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हैं, वो भी अपना मार्गदर्शन समय समय पर बच्चों को देते हैं। इसे किस रूप में लेते हैं आप? सर विधि सत्संग कोई कोचिंग तो है नहीं है, परिवार है सर, बहुत बड़ा परिवार है हमारा जी। और इस परिवार के इतने सदस्य विधि सेवा में, लीगल सर्विस में, जुडिशियल सर्विस में चले गए हैं कि अब ये चिंता नहीं रहती कि अब इसमें कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे जी। क्योंकि चूरू अकेले शहर से सर इतने मजिस्ट्रेट्स, इतने एपीओ, इतने आरजेएस, जेएलओ बन गए हैं कि कोई ना कोई सर छुट्टी पे आया हुआ रहता है। तो जब भी छुट्टी पे आता है संस्था के बच्चे घर से ले जाते हैं, उनके पूछने मार्गदर्शन लेने वो आ जाते हैं छुट्टी के दिन बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि सारे टॉपिक टेक्निकल नहीं होते जी, कुछ विशेष टॉपिक होते हैं। तो एक
पोस्ट पे जो व्यक्ति चला गया है, दूसरी पहली बात तो उसका सिर्फ चार्म होता है, बिल्कुल सर। लोगों को एक आश्चर्य होता है, जो आश्चर्य बना रहता है वो बिल्कुल। पास आके बताता है, उनका आश्चर्य समाप्त होता है। फिर वो सर उस चीज़ को क्लियर करते हैं, तो उनका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है, जी। एक बार में वो बात को समझ लेते हैं। तो ये पूरा परिवार मिलकर संस्था को ऑपरेट करता है, तो ये संस्था धीरे धीरे फलीभूत हो रही है सर। जी। गुरुदेव की इच्छा थी, चूरू बहुत पिछड़ा हुआ शहर है सर, हम देख जी। पाते हैं आराम से, संसाधन नहीं है यहाँ पर, ना ही लोगों के पास इवन मोबाइल तक नहीं है सब जी। लोगों के पास। एक अच्छा मोबाइल हम कह सकते हैं जो 5G मोबाइल अच्छा मिल जाए, नहीं है लोगों के पास। तो उस दौर में ऑनलाइन क्लासेस भी कहाँ संभव है। जी। और अगर हम बड़ी संस्थाओं की बात करें जो कोचिंग्स के रूप में चल रही है, तो जयपुर, जोधपुर, अगर बच्चे को यहाँ भेजना चाहें तो लड़कियों के बारे में सर समाज अभी भी बहुत संकुचित जी। लगता है, नहीं निकालते बच्चों को बाहर। जी। और जो चले जाते हैं बच्चे सर, खर्चा इतना ज़्यादा है, 1-1.5 लाख रुपए फीस हो जाती है, 1.5-2 लाख रुपए साल भर के उनके रहने के लग जाते हैं। पहली बार में नहीं हो पाता सर, बच्चे को लौटना पड़ता है। लौटने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो किसी भी जॉब में 5-7 हज़ार रुपये नौकरी में लग जाता है, या फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो पढ़ाई छोड़ देता है सर, वहाँ उसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसी बात को गुरुदेव ने देखा, समझा, और उन्होंने 2010 में ये सोच लिया था कि चूरू शहर के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने शेखर भाई साहब हैं जो आजकल मजिस्ट्रेट हैं सर, उनको ही निर्देश दिया जी। कि आप पढ़ाओ बच्चों को, जी। आपको सिलेबस तैयार करवा दिया गया। तो वो ऑलरेडी जेल थे उस समय, तो उनके गुरुदेव के आदेश पर उन्होंने अपने क्वार्टर की सेवा देनी शुरू की बच्चों को पढ़ाते थे शाम को। हम 1:30 तक मैं खुद उनसे पढ़ता था, मैं नहीं रहा, उनसे तैयारी की हमने। फिर धीरे धीरे सर सिलेक्शन हो गई। अब सर ये एक मिसाल बन गई जी। है, अब ये क्रांति के रूप में चल चुका है। अब जो बच्चा जहाँ बैठा है वो अपने पास किसी से भी मार्गदर्शन लेता है, पूछता है, तो कोई दिक्कत आती है सर उनकी तालीम है उस चीज़ की। जी, लड़कियों की बात आपने कही। कल मैं CGI का इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि 60-70% जो है महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं। हम चूरू का रिजल्ट भी देखते हैं, उसमें महिलाओं की तादाद काफ़ी अच्छी रहती है। तो क्या कारण है, आप क्या समझते हैं कि उनमें ऐसा क्या है कि वो ज़्यादा सफल हो रही हैं इस क्षेत्र में? जिम्मेदारी जी। सर, विधि सत्संग में भी अगर आप कभी जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा 90% लड़कियाँ हैं, जी। सिर्फ 10% लड़कियाँ हैं वहाँ पे। इसकी सबसे बड़ी वजह सर अध्ययन में एकांत में रह के किया जाता जी। है। सबसे बड़ी जरूरत है सीटिंग की। जी। और चूरू चूँकि हम मानते हैं बैकवर्ड एरिया है, यहाँ भी लड़कियों को सर बाहर जाने की इतनी छूट नहीं है जितनी हम जी। मेट्रो सिटीज़ में देखते जी। हैं। बच्चियाँ बाहर जाती नहीं हैं, जी। तो वो सुबह सर क्लास के लिए आ जाती हैं, क्लास लेके अपनी चली जाती हैं, फिर जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता पढ़ने के अलावा, तो वो सर पढ़ती नहीं। लड़का सर, मैं दोनों एंगल से देखना चाहूँगा, खुद भी लापरवाह होता है, कई बार परिवार उस पर इतनी जिम्मेदारियाँ थोप देता है कि वो पढ़ नहीं पाता। वो चाहता है पढ़ना, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए सर उसको एंगेज किया जाता है, तो वो दिन भर अपने काम में भागता रहता है। जब उम्मीदें उससे ज़्यादा रहती हैं कि वो जी। जल्दी करे, इस वजह से वो सर थक जाता है जी। और वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चों में लड़कों का रिजल्ट नहीं आ पाता। तो क्या इस स्थिति को लड़कों के लिए कोई खतरे की या चुनौती की स्थिति समझा जाना चाहिए? यहाँ मैं सुझाव देना चाहूँगा सर जी। परिवारों को कि अगर आपका बच्चा लॉ की डिग्री में है, जी। सबसे पहले तो आप मूल्यांकन करें, जहाँ वो पढ़ता है उन टीचर से बात करें कि बच्चे की स्थिति क्या है। जी। वो टीचर आपको रियल बता देंगे कि इसमें अगर ये पावर है, पोटेंशियल है कि वो निकाल सकता है, तो फिर आपको उस पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियाँ आपको उठानी चाहिए। अब रिश्तेदारियों में शादियाँ होती हैं, जी। सब दूर दूर तक होती हैं, जी। आप बच्चे को भेज देते हैं, बच्चा 4 दिन 5 दिन 10-10 15-15 दिन तक शादियों में जी। रहता है, तो 15 दिन आप नहीं जानते बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक दिन सर एक वीक के बराबर गैप निकालता है, वो नुकसान फिर लास्ट में उनको झेलना होता है। बिल्कुल, जब तक रिजल्ट जब नहीं आता तो पेरेंट्स बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है जी। कि मेरी फ्रस्ट्रेशन मैं बच्चे से देखूं। तो यहाँ सर ये गलत है, आप बच्चों को थोड़ा टाइम दें। लड़कों को स्पेशली मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसका चुनाव करें जो बेहद ज़रूरी है, जो आपके बिना नहीं हो सकता। और परिवार को मैं सलाह दूँगा कि आप छोटी जिम्मेदारियाँ खुद ही हैंडल करें, बच्चों को फ्री करें ताकि वो पढ़ सकें। बिल्कुल, आज के ज़माने में कैरियर सबसे पहले बड़ी आवश्यकता है। जब तक कैरियर ठीक से डिज़ाइन नहीं हो जाए, तब तक वो फोकस जो है कैरियर पे ही रहना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी RJS मेंस की परीक्षाएं होने वाली हैं, उन युवाओं के लिए और बाकी जो दूसरे युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? सर, जो बच्चे RJS पास हो चुके हैं प्री में, और ईश्वर कृपा से चूरू एक बहुत अच्छे स्कोर पे चल रहा है जी। इस एग्ज़ाम में भी, तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उस इंटरव्यू देख रहे होंगे, जी। कि आप एकदम शांत रहिए, जैसे झील का पानी शांत होता है। आप के अंदर किसी भी प्रकार की उद्विग्नता, बेचैनी नहीं आनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपको क्या याद नहीं है, आपको क्या याद है, अब ये विषय वो नहीं रहा।
अब आपको सीधा एग्जाम में जाना है, लर्निंग कीजिए, विश्वास रखिए अपनी मेहनत पे। आपने बहुत मेहनत की है, जी। अपनी मेहनत को फल में कन्वर्ट होने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य के साथ आप पेपर दीजिए अपना, और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आपको वो सब कुछ अपने पेपर में देखने को मिले जो आपने पढ़ा है। सबसे जरूरी सर संकल्प का होता है। जी संकल्प के बिना आप अपने पेपर को एग्जीक्यूट नहीं करते। जी आपको याद होता है लेकिन पेपर अचानक देख के घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें भी सर कुछ एक्सीडेंटल से हो गए थे। प्री एग्जाम में भी बच्चों ने पेपर पूरा कर लिया, वो OMR सीट नहीं भर पाए, जी कुछ बच्चों ने गलत भर दी सर। तो ये सब क्या होता है सर, मन बेचैन होता है, उस वजह से जल्दबाजी में चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपनी घबराहट को बंद कीजिए, विश्वास रखें कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और ये आराम से क्रैक होती है। जी चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल, और भरोसे के साथ जाइए। और जो नए बच्चे हैं जो भी RJS में आना चाह रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तरफ या लीगल सर्विसेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको सर मैं यही सुझाव दूंगा कि आप समय से जल्दी तैयारी शुरू कीजिए। जो काम समय से शुरू हो जाता है वो समय से समाप्त हो जाता है, क्योंकि सही समय पे गलत निर्णय और गलत समय पे सही निर्णय दोनों में रिजल्ट नहीं आता। जी आपका निर्णय सही है लेकिन समय गलत है तो भी कोई फायदा नहीं है, और समय गलत चल रहा है निर्णय से कितना ही सही हो वो भी नुकसान में है। एग्जैक्ट सही टाइम है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपको निश्चित रूप से RJS के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1.5-2 साल आपको लगेगा मेच्योर होने में, अगले साल जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो परिवार को भी यही सलाह है कि बच्चों को टाइम दीजिए और थोड़ा सा उनको फ्री कीजिए। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन जरूर रखिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा हो। जी ऐसे नहीं कि आपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया और बच्चा पता नहीं कहाँ है, ये ऐसा नहीं हो, ध्यान रखें थोड़ा उसका। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। आप थे महेंद्र सैनी, आपने बहुत अच्छी बातें जो युवा विधि के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताई, और चूरू में जिस तरीके से विधि और न्याय के क्षेत्र में बच्चे निकल रहे हैं, चयनित हुए, उनके बारे में बताया। निश्चित रूप से आप भी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं इस फील्ड में मिल रहे हैं। निरंतर आप सफल हों, यहाँ के बच्चे सफल हों, और विधि और क्षेत्र के विधि और न्याय के क्षेत्र में चूरू इसी तरह से जो है उभरता रहे, आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर।